तो दोस्तों, अमृतसर के पहले व्लॉग में आप देख चुके हैं क्या? नहीं देखा? अरे जाओ देखो यार, ऊपर आई बटन में लिंक पड़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। वहाँ अमृतसर में हम कैसे गए थे, कहाँ ठहरे थे, क्या खाया था, क्या देखा था, और भी बहुत कुछ। बहुत मज़ा आएगा, जाओ देखो यार। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि हम जलियांवाला बाग में क्या क्या देखा। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली सेल्फी थी हमारी ये वाली। अंदर जाते वक्त दीवारों पे हमें ये 3D पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर नीचे देखते हुए हम अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले गार्ड भैया हमें फोन चलाते हुए मिलते हैं। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और ये भैया हमें झाड़ू मारते हुए। फिर सबसे पहले हम जाते हैं एक कमरे में, जहाँ पर ये हमारे इतिहास को एनिमेशंस के थ्रू दीवारों पर चलाया जा रहा था, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था देखने में। फिर थोड़ी बहुत देखते हैं, लेकिन हमें ये देखने का देता है, तो आधा ही देख के हम निकल जाते हैं दूसरे कमरे की ओर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था, और यहाँ की अंदर की फीलिंग्स कुछ ऐसी थी। And this was something which the British could never tolerate, for their very existence in India was based on the maxim, if found and proved. 7th April. It was this unprovoked open firing. इसके बाद हम गए अगले कमरे में, जहाँ पर चारों तरफ हमारे कष्टदायक इतिहास की दास्तान लिखी हुई थी। विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ था, सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन के बारे में लिखा हुआ था, ब्लैक संडे। और यहीं पर एक स्क्रीन थी, जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि अंग्रेज कैसे हमें दबाए रहे थे, कैसे कुचल रहे थे, कैसे फेंक रहे थे, वगैरह वगैरह। युद्ध के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितने घायल हुए, कितने विकलांग हुए, और न जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं, और आगे इन रास्तों से होते हुए हम पहुँच जाते हैं ये कुआं देखने के लिए। जब जलियांवाला बाग में 1919 में गोलियां चल रही थी, तब कई लोगों की इसमें कूदकर मौत हो गई थी, और अभी से कांच लगाकर बाहर से बंद कर दिया गया है। जब हम आगे चले तो हमें दीवार पर ये गोलियों के निशान दिखाई दिए। जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो वे गोलियां इस दीवार पर भी लगी थी, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। ये दीवार भी बहुत लंबी है, और दीवार पर गोलियों के निशान भी बहुत सारे हैं। इसके बाद हम गए भगत सिंह की कहानी सुनने के लिए। कहानी भगत सिंह की। जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करते हुए उनमें एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को पूरी होली में बदल देने की खबर आस पास के गांव तक पहुंच गई, और 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए, और जो कुछ उसने देखा उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंहार से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की ज़बान पर होगा।
भगत सिंह ने शुरू में गणेश शंकर विद्यार्थी के संग काम किया और जल्द ही वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके विधानसभा बटुकेश्वर दत्त के साथ इंग्लैंड के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे, तो उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नाम से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान उनके साथ आ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई कांग्रेस की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला गोलियों की आवाज और लोगों की कराहों से निकला और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के फोक्सटन हॉल में माइकल क्वार्ट को गोली मारकर इस। उसके बाद हम बाहर निकले तो गार्ड भैया फ़ोन पे बात लग रहे थे और ये भैया झाड़ू लगा रहे थे। और ये है अमर ज्योति जो कि 24 घंटे जलती रहती है। फिर हमने देखा बाहर का रास्ता। बाहर निकलने के बाद हमें मिली है मार्केट। मैं मार्केट में ये चीज़ें देख ही रहा था कि लेकिन एक सेकंड ये फ़ोन पे फिर से लग गया। चड्ढा समझाओ इसे। फिर मेरे दिमाग में इसका एक इलाज आता है। खैर कोई ना, ये तो नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ते हैं। आगे चल के दुकानों की चीज़ें देखकर मन तो मेरा भी हुआ कुछ लेने का, लेकिन फिर मेरे जेब से आवाज़ आई। खैर एनीवे, अमृतसर रेलवे स्टेशन में हमने गोल्डन टेम्पल का ये स्टैचू देखा और फिर रेलवे स्टेशन पे सारी सिक्योरिटी पार करने के बाद हम बैठ गए हमारी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, हम बैठे और निकल पड़े। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने सोचा पहुंच गए हैं तो मस्ती कर ली जाए थोड़ी बहुत। फिर हम करने लगे, थोड़ी सी रील बनाने लग गए, मस्ती करने लग गए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और ये था रात में स्टेशन से ऊपर का नज़ारा। देखो, मेरा मानना है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद भारत में तिरंगा लहराया गया था तो वो एक भारत के सुनहरे भविष्य के लिए ही था। उस समय अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़कर गए थे। हमारे पास कुछ भी न खाने को था, न पहनने को कपड़े थे, न रहने के लिए घर था। गरीबी और भूखमरी अपने चरम पर थी उस समय। और एक वो समय था और एक आज का समय है। तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Homegrown digital payment system known as the Unified Payments Interface or UPI. UPI and UPI transactions have hit a record high in the month of May. रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है।